नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार संकल्प से सफलता के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आई होप आज माइक और सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों का जो है निरीक्षण कर लिया है अच्छे से। तो यहाँ पर अगर आप आ गए हैं तो आप सबका मोस्ट वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं उसको हम यहाँ समझेंगे कि देखिए क्यों यूपीपीएससी में आज हम यहाँ पर प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए कम से कम दिन रह गए हैं, उसकी तैयारी में जो लोग जुटे हुए हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम लाया जा रहा है आज हम इसमें लास्ट ईयर 1 ईयर का जो भी देखेंगे करंट अफेयर्स रहा है, चाहे वो किसी भी विषय का रहा हो, चाहे राष्ट्रीय रहा हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय रहा हो, तो उनको यहाँ पर आज हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आज हम यहाँ पर क्या कंप्लीट करेंगे पहले वो देख लीजिए। आज हम यहाँ पर देखेंगे यूपी स्पेशल का जो करंट है उसको थोड़ा सा यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से दरख्वास्त है कि पूरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि आपके यूपीपीएससी प्री के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे टू फ्राइडे जो 1 ईयर का करंट अफेयर्स यूपीपीएससी के लिए पढ़ाया जा रहा है वो दोपहर को 12 बजे आता है। फिर वहीं 2 बजे करीब आता है आपका, जिसमें हम घटना चक्र के साथ साथ जितना भी शॉर्ट नोट्स हैं अलग अलग विषयों के उसको देखते हैं, ताकि कम से कम दिनों में हम उसको जल्द से जल्द कवर कर सके। यहाँ पर आप देखिए, इससे ज़रूर आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, 31 डेज बचे हैं आज से, तो लगा लीजिए गिनती की किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। यूपी स्पेशल हम यहाँ पढ़ रहे हैं लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर से। इसके बाद यहाँ पर संकल्प से सफलता के प्लेटफॉर्म जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइप करिए संकल्प से सफलता, नॉर्मली आ जाता है, मेरा फोटो लगा हुआ है। उसका बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है संकल्प से सफलता अंडरवुड अपडेट। ये क्यों बनाया गया है, इसमें आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे जो भी एग्जाम से रिलेटेड संबंधित होगा। इसी के साथ साथ डेली आपको एक वहां पर क्विज मिलेगा, करंट अफेयर्स क्विज मिलेगा, वहां पर जाके इसको जो है फॉलो कर लीजिए, ताकि क्विज वगैरह जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए सोशल मीडिया यूज करते स्क्रॉल करते वक्त अगर एक करंट अफेयर्स का क्विज कर लेंगे, ना केवल यूपीएससी बल्कि यूपीपीएससी हर एग्जाम के लिए बहुत मददगार साबित होगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज़रूर से ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ पर बच्चे डिस्कस करते हैं अपनी चीज़ों को, मेंस आंसर राइटिंग को भी शेयर करते हैं। इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। सारे अपडेट्स, सारी चीज़ें, सारे वीडियोस के लिंक आपको इन दोनों चैनल्स पर मिल जाएंगे। मुझसे कुछ पूछना होगा तो इन दोनों चैनल्स पर आप मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो आज हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, मेरी आवाज़ आई होप आज प्रॉपर क्लियर आ रही होगी, मैं भी पूरी क्लियर दिख रही होगी, कोई ब्लरनेस नहीं है। चलिए, उत्तर प्रदेश समसामयिकी की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं यूपी का सलखन जीवाश्म पार्क यूनेस्को का अस्थायी सूची में इसको रखा गया है। देखते हैं ये कहाँ है, क्योंकि इसके स्टेटमेंट्स इस तरह के से बनाएंगे कि आपको इसमें बताना पड़ेगा कि भाई ये जो बोल रहे हैं वो एक्चुअल में है कहाँ। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे कि देखेंगे सोनभद्र में सलखन जीवाश्म पार्क को हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची यानी कि टेंटेटिव में शामिल किया गया है, जो विश्व धरोहर घोषित किए जाने की दिशा में प्रथम औपचारिक कदम है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये जो जीवाश्म है यहाँ पर क्यों उठाया गया है, इसके महत्व को समझते हैं कि वैज्ञानिक सत्यापन और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इको टूरिज्म विकास बोर्ड के समन्वित प्रयासों के उपरांत इसको बनाया गया है। ये जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज से लगभग 15 किलोमीटर दूर सलखन गांव में स्थित है। ठीक है, अब ये क्यों इसको जो है इसमें शामिल किया गया है वो हम यहाँ पर देखते हैं। ये विश्व के सबसे पुराने जीवाश्म स्थलों में से एक है, जहां लगभग 1.4 अरब वर्ष पुराने स्ट्रोमेटोलाइट्स और शैवाल जीवाश्म पाए गए हैं। तो यूपी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि पहली बार इस प्रकार का जो है पार्क को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। ठीक है, अस्थायी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया ये पहला कदम है, इसलिए भी जैसा कि मैं कहती हूँ जो पहला बार कोई चीज़ अगर इनिशिएट लाया जा रहा है तो और महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 21 जून 2024 को यूपी इको, अच्छा ये यहाँ भी देखना है, ध्यान रखना है। 21 जून 2024 को यूपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ के मध्य इस संदर्भ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है।
यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी ऊपर जो मेन चीज़ें थी वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है। अब यूपी के कुशीनगर में इसरो का रॉकेट परीक्षण हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर क्या जंगल पट्टी गांव में हुआ है, मेन चीज़ ये है, ठीक है, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा किया गया है ये परीक्षण। आप देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है उसको समझते हैं। ये परीक्षण है वैज्ञानिकों की देखरेख में थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड ने किया है, जो पूरी तरह से सफल रहा है और 1.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर गया। इसके बाद रॉकेट से एक छोटा सा उपग्रह बाहर निकला। जब उपग्रह 5 मीटर नीचे गिरा तो पैराशूट खुल गया था। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है इस पे फोकस करते हैं थोड़ा हम, ठीक है। 15 किलो वजनी इस रॉकेट में इतने किलो का, अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है वो ध्यान देना है, स्टेटमेंट कहाँ से बनेगा। 15 किलो वजनी इस रॉकेट में 2.26 किलो ईंधन का प्रयोग किया गया है, जो प्रक्षेपण के बाद 2.6 सेकंड के लिए ईंधन जला और रॉकेट उपग्रह को ऊपर ले गया। इसरो द्वारा यूपी में ये पहला परीक्षण है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपी में ये पहला परीक्षण है। इससे पहले ऐसे परीक्षण अहमदाबाद में किए गए थे, यूपी में पहली बार किया गया है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, सारी चीजें समझ आ रही हैं। कुछ नहीं समझ आए तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दिया करिए अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, ताकि वो चीज वहां पर समझाई जा सके। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये परीक्षण अक्टूबर नवंबर 2025 में होने वाले एक बड़े आयोजन की प्रस्तावना थी। इससे युवाओं द्वारा बनाए गए लगभग 900 उपग्रहों का परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस हिस्से पर आते हैं। आप लोग को स्पष्ट आई होप दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है जो यूपी में स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है, जैसे कि एक्सप्रेसवे का एक उद्घाटन हुआ है, कहाँ पर, गोरखपुर में, ठीक है। तो ये क्या है, मुख्यमंत्री जो सीएम है यूपी के, उन्होंने इसको गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। और यहाँ पर कितने किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे बना है। उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे स्टेट के रूप में स्थापित करने और क्षेत्रीय संपर्क, निवेश और औद्योगिक विकास यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को गति देने के लक्ष्य के हिसाब से इसको बनाया गया था। अब देखना यह है कि ये जो एक्सप्रेस वे है यूपी में किन किन डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है, जैसे आजमगढ़, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर जैसे प्रमुख जिलों को ये जोड़ता है। यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट बनेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद इस परियोजना के अंतर्गत क्या क्यों बनाया गया ये, तो इसके अंतर्गत कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के साथ राज्य को बीमारू की छवि से उभारा गया, क्योंकि बीमारू स्टेट बोला जाता है ना कभी कभी यूपी को, तो उसकी छवि से ऊपर निकालने के लिए एक नए मॉडल को राज्य के रूप में प्रस्तुत किया है, ताकि हम एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सके, एक बेहतर अपना पटल पे अपना जो है प्रदर्शन दिखा सके, ठीक है। अब लखनऊ में प्रदेश का पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क बना है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कहाँ बना है, आपको स्टेटमेंट दे देंगे या फिर मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। तो पहला स्पेस इंडेक्स एस्ट्रोनॉमी पार्क बना है। इसके लिए चक गजरिया सिटी में 10 एकड़ भूमि चिन्हित की गई थी। ये 16 मई 2025 को जारी किया गया है। किसके अंतर्गत बनाया गया, किसके सहयोग से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और एलडीए के सहयोग से बनाया गया है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए चलिए, माफी चाहती हूँ, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, मुझे लगा एक्चुअली मैं अभी अकेली थी तो मुझे लगा कि कोई मे बी एंटर किया है, माफी चाहती हूँ बीच में डिस्टरबेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और एलडीए के सहयोग से बनाने बनाने जा रहा है ये पार्क। न सिर्फ लखनऊ के लिए नया शैक्षणिक पर्यटन स्थल बनेगा, बल्कि उत्तर भारत का पहला ऐसा विशिष्ट केंद्र होगा जो अंतरिक्ष, खगोल विज्ञान और विज्ञान की रोचक जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएगा। तो इसका इंपॉर्टेंस, पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमी बनाया क्यों जा रहा है, ताकि आम लोगों तक अंतरिक्ष हो गया, खगोल विज्ञान हो गया, या फिर विज्ञान के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं उनकी जानकारी लोगों को तो देना, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति टेक्निकल नॉलेज नहीं रखता है ना। पार्क को विकसित करने की जिम्मेदारी किसके पास होगी, ये ध्यान रखना है, स्टेटमेंट है ये, इंपॉर्टेंट है। ये जिम्मेदारी होगी यूपी विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के पास होगी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखें, डिजिटल प्लेनेटेरियम में 360 डिग्री डोम थिएटर बनेगा। लोग आकाशगंगा, तारों की गतिविधि, चंद्र सूर्य ग्रहण जैसी घटनाएं 3D में देख सकेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जो लखनऊ में खुलेगा। ऐसा इस प्रकार से आई थिंक बिहार में भी है, पहले कभी बना हुआ है, मैंने देखा है शायद। इस पार्क में स्पेस म्यूजियम और रॉकेट गैलरी भी बनेगी। इसमें चंद्रयान, मंगलयान उपग्रहों की प्रतिकृतियां और जानकारी होगी। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आपसे स्टेटमेंट जब देंगे, 4 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, तो वहां पर हो सकता है पूछ ले किन की यहाँ पर दिखाने की प्रतिकृतियों की बात हुई है, ठीक है। रात को लोग बड़े टेलीस्कोप से चंद्रमा, बृहस्पति, शनि जैसे देख पाएंगे, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए विज्ञान से जुड़े खेल, रॉकेट इत्यादि वहां पर दिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियर हो गया है। अब इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क
ठीक है, कि गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में नामित किया गया। इंपॉर्टेंट है ये, लखनऊ बड़ा चर्चा में है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ 2025 में लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में रखने का जो है बात की गई है। और ये प्रस्ताव विश्व धरोहर केंद्र में प्रस्तुत किया गया है, नामांकन लखनऊ का। लखनऊ को वैश्विक संस्कृति मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में इसको लाया गया है। आगे देखते हैं इस नामांकन का उद्देश्य क्या है। मेन इसका उद्देश्य क्या है इसको हमें समझना है। लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिलाना है, क्योंकि लखनऊ किसका शहर है, नवाबों का शहर है। नवाबी, शाकाहारी, मिठाई, स्ट्रीट फूड की परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना और भारत को पाक विरासत को जो है विश्व के मंच पर प्रस्तुत करना है। तो कहीं ना कहीं हम उनका जो एक अच्छी जो उनके पीछे का जो उनके कल्चर रहा है या उनके पीछे की जो चीज़ें रही हैं उस विरासत को विश्व के सामने जो है रखने की बात की जा रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम नीचे आते हैं। केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध सांस्कृतिक सलाहकार अभा नारायण लांबा की टीम को नामांकन करके डोजियर तैयार करने की जिम्मेदारी दी। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, लखनऊ स्वाद और संस्कृति की विविधता का संगम है, हम सब जानते हैं। ठीक है, लखनऊ क्या है कि स्वाद और संस्कृति की विविधता का संगम है। यहाँ पर मांसाहारी के टुकड़े कबाब, काकोरी कबाब, दम बिरयानी, मटन कोरमा, शाकाहारी के ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अब यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क को बनाया गया है उसमें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की। तो हो सकता है आपसे वहाँ पर पूछ ले, इसको स्टार बना देती हूँ। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्रों में रचनात्मकता को सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य आधार है, उसे मुख्य पटल पर लाना और लोगों से उसको जागरूक करना, और ताकि वहाँ पर जो पर्यटन का जो एक जरिया है वो वहाँ पर बढ़ाना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा देखते हैं। उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग द्वारा 23-24 के सकल जिला घरेलू उत्पाद, इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के एस्पेक्ट से। अगर हम यूपी में देखें तो यहाँ पर क्या है, ये अर्थव्यवस्था में योगदान के मामले में पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच एक काफी अंतर दिखाई देता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 48.51% तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों का 27.59% योगदान जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, 75 जिले, जिसमें से 33 जिले ऐसे हैं जिनका कुल योगदान 1% से भी कम है। तो इस प्रकार का कंट्रीब्यूशन जो है वो स्टेटमेंट के तौर पर हमसे हो सकता है सत्य असत्य, कथन 1 कथन 2 के रूप में पूछ लिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा नीचे देखते हैं। 2023-24 में सकल जिला उत्पाद के आंकड़ों में जून 2025 में जारी किया गया था। इसमें बताया गया है कि राज्य की जो जीडीपी है इसमें राज्य के केंद्रीय यानी मध्य संभाग का योगदान लगभग इतना बुंदेलखंड संभाग का योगदान यहाँ पर दिखाई देता है, हमें दिया गया है। ठीक है, इस सूची में बदायूं, कानपुर देहात, फिरोजाबाद को देखकर थोड़ी हैरानी हो सकती है, क्योंकि तीनों जिले उद्योग बाहुल हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। बाकी हम यहाँ पर इस पेज पर आते हैं, इसी हिस्से पर आते हैं, उसमें और कौन सी न्यूज़ करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आते हैं अच्छा, ये हिस्सा जो है लखनऊ दूसरे स्थान पर। वही सकल जिला घरेलू उत्पाद में आप देखेंगे गौतम बुद्ध नगर नोएडा जो है इतने प्रतिशत योगदान के साथ पहले स्थान पर। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सीरीज में आपसे पूछ सकते हैं कि जो सकल जिला घरेलू जीडीपी जो यहाँ पर बता रहे हैं उसमें गौतम बुद्ध नगर नोएडा जो है पहले स्थान पर है, और वहीं आप देखते हैं लखनऊ जो है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, कितना इसका परसेंटेज योगदान है ये मत देखिए। इसके बाद गाजियाबाद कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। आगरा कौन से स्थान पर है, आगरा और कानपुर एक साथ जो है 5वें स्थान पर है। ठीक है, प्रयागराज के साथ मेरठ 7वें स्थान पर है। फिर तो बहुत सारे ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, स्टार्टिंग के 4 या 5 याद रखिए बस, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद देखते हैं यहाँ पर सकल जिला उत्पाद वाले जो शीर्ष 3 जिले हैं ये याद रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये देखते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर देखिए 2023-24 में ये जो आंकड़ा आया है इसमें जिले एक तरफ दिए गए, एक तरफ डीडीपी दी गई लाख करोड़ में और 1% दिया गया। जैसे गौतम बुद्ध नगर पहली रैंक पे, दूसरी रैंक पे लखनऊ, तीसरी रैंक पे गाजियाबाद है। तो सकल जिला घरेलू उत्पाद में शीर्ष 3 जिले कौन कौन से, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ और गाजियाबाद है। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो और इम्पोर्टेंट है उस पर थोड़ा नजर डालते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत कुछ फिर पढ़ने को हो जाता है। ठीक है, पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इसको इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं इसमें इसके बाद यहाँ पर जो है वफर में सफर योजना, देखिए क्या है, इसके ऊपर वाला पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। पहली जंगल सफारी विस्टाडोम
ट्रेन का शुभारंभ किया गया है वो कहाँ पर की गई है? ये विस्टाडोम पहली जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत हुई। ये ट्रेन कर्तनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को दुधवा जो टाइगर रिजर्व है इससे जोड़ती है। दुधवा टाइगर रिजर्व आपका यूपी में ही है, क्या पर्टिकुलर प्लेस बता सकते हैं कहाँ पर है? ठीक है, इसको जिससे यात्रियों को उत्तर प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता का अनुभव मिलता है। और प्रेजेंट टाइम में ये सेवा सप्ताहांत पर संचालित हो रही है, लेकिन भविष्य में इसे दैनिक परिचालन यानी कि वीकेंड पे हो रही है, लेकिन अब इसे रोजमर्रा में विस्तारित करने की बात यहाँ पर चल रही है। तो विस्टाडोम ट्रेन पहल जो है उत्तर प्रदेश को इको टूरिज्म बोर्ड की एक गंतव्य 3 वन थीम का, ये थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिए थीम किससे संबंधित है। तो आपकी विस्टाडोम ट्रेन जो है पहल उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड एक गंतव्य 3 वन थीम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्या है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कर्तनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को एक संयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है, तीनों को एक साथ जोड़ना है, इसलिए एक गंतव्य 3 वन। स्पष्ट है भाई, 3 वन की बात करें, कौन कौन से वन है ये याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। दुधवा, ये स्टार लगा लीजिए यहाँ पर, क्योंकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कर्तनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ना है, इसलिए एक गंतव्य 3 वन की बात कर रहा है। आइए, वफर में सफर योजना इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या है, इतना मई को 2025 को उत्तर प्रदेश वन और वन्य जीव विभाग ने बफर में सफर योजना नाम से एक नई इको टूरिज्म पहल को शुरू किया गया है। इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है कि बाघ अभयारण्यों के, ठीक है, बाघ अभयारण्यों के बफर क्षेत्रों में, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि बफर क्षेत्रों में सतत और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना है। और स्थानीय, इसका उद्देश्य क्या है मेन, स्थानीय समुदायों को पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना, उन्हें और मजबूती प्रदान करना, साथ ही बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को समुदायों के नेतृत्व में प्रोत्साहित करना है। ये पहल क्यों देखेंगे क्या है कि उत्तर प्रदेश को भारत में अग्रणी इको टूरिज्म गंतव्य बनाने के सहायक होगी। अब भाई इको टूरिज्म की बात यहाँ पर बार बार क्यों कर रहे हैं, देखिए आपने जो यहाँ पर टॉपिक दिया कि बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से एक गंतव्य 1 वन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम की जो ये बात की जा रही है, इको टूरिज्म की बात की जा रही है, पर्यटन, संरक्षण, स्थानीय रोजगार का एकीकृत दृष्टिकोण, आर्थिक विकास के साथ पारिस्थितिक स्थिरता को संतुलित करने में इच्छुक अन्य राज्यों के लिए भी ये एक मॉडल बन सकता है। तो इसलिए यूपी को इसमें पहली पहल शुरू की गई है। ठीक है, अब इस पहल में अगर आप देखेंगे ये जो योजना है ये कहाँ कहाँ है, देखिए ये योजना दुधवा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के प्रमुख बाघ रिजर्व बफर जोन में लागू की जा रही है। ठीक है, ये एक चीज देख ली गई है। इसके बाद यहाँ पर दुधवा टाइगर रिजर्व में अगर आप ध्यान देंगे, एक आधुनिक सूचना केंद्र स्थापित किया है, जो जो वहाँ पर पर्यटक आएंगे उनके क्षेत्र की वनस्पति, जीव जंतु और संरक्षण प्रयासों की शैक्षिक जानकारी भी उनको प्रदान की जाएगी साथ साथ में। ठीक है, इसके बाद जीआई टैग देखते हैं। जीआई टैग से हर बार कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर आते हैं, जैसे बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को जीआई टैग मिला है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, जैसे सुशिर वाद्य यंत्र है ये, और ये जिसकी जड़ें बनारस घराने से जुड़ी हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से इसे विश्व प्रसिद्ध बनाया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। बनारस तबला घराना, जिसे पूरब घराना के नाम से भी जाना जाता है, इसका उत्पत्ति वाराणसी में हुई है। ठीक है, इस विधा के प्रमुख कलाकारों में ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं, पंडित अनोखेलाल मिश्र, पंडित किशन महाराज, पंडित समता प्रसाद आदि इसमें शामिल है। और जीआई टैग, तो ये नाम क्या है, ये एक चिन्ह है जिसका उपयोग कुछ विशेष उत्पादों के लिए किया जाता है। इसके विशिष्ट भौगोलिक स्थान के मूल से जुड़ा होता है, जिसको ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, मतलब कि भौगोलिक संकेतक के रूप में है। ठीक है, ये टैग 10 वर्षों के लिए वैध होने के साथ साथ दूसरों के द्वारा नकल किया जाए उससे जो है उसे बचाया जाता है, अनुकरण किए जाने से बचता है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि जब से ये जीआई टैग इस शहनाई और तबला को मिला है यूपी में, तमिलनाडु को पीछे छोड़कर सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। वर्तमान में 2025 तक उसके पास कितने जीआई टैग हैं यहाँ पर दिया गया होगा। ठीक है, कितने जीआई टैग हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा होगा। ठीक है, 77 जीआई टैग प्रमाणित उत्पाद है, वहीं तमिलनाडु के पास 69 है। यानी कि अगर भारत में देखें सबसे ज्यादा जीआई टैग किसको मिले, यूपी को, कितने, 77। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु जिसके पास 69 जीआई टैग उत्पाद है। उत्तर प्रदेश में अकेले वाराणसी क्षेत्र में 32 जीआई टैग वाले उत्पाद है, याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कितने, मतलब यूपी के पास कितने हैं और भारत में सबसे ज्यादा किसके पास है, तो यूपी के पास है। यहाँ तक क्लियर है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, योजनाओं से देखिए प्रश्न पूछे गए हैं, आप देखेंगे
है, हम इसको ना उसमें भी करेंगे, धीरे धीरे हम घटना चक्र लेकर आएंगे, मतलब धीरे क्या है उसके साथ ही कनेक्ट करेंगे, उसमें देखेंगे PYQ में उसकी प्रकृति कैसी रही है पिछले क्वेश्चन की। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, ये लघु और सीमांत किसानों के लिए लाई गई है। ये योजना क्यों लाई गई है? क्योंकि सस्ते दरों पर उनको ऋण मुहैया कराने के लिए, उनको और सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसको लाया गया। किसको? मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना। ठीक है, योजना में नाबार्ड के साथ साथ सहकारी बैंकों, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान देना है। योजना में नाबार्ड के साथ साथ, ठीक है, योजना में नाबार्ड के साथ साथ सहकारी बैंकों, ये थोड़ा सा रीलोड करना पड़ता है, बीच बीच में कभी दिक्कत करता है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, भी हो जाएगा, 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि योजना में नाबार्ड के साथ साथ सहकारी बैंकों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसको लाया गया है। योजना का विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र ही तैयार करने से निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण का प्रस्ताव आया है गोरखपुर के चौथे अंतर्राष्ट्रीय, देखेंगे किसमें? क्रिकेट स्टेडियम में। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। कब? अभी तो प्रस्ताव जारी किया गया है। इसके बाद RBI ने लखनऊ स्थित HCBL कॉर्पोरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ बाकी की चीजें देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर ऑयल प्लांट लखनऊ में उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर ऑयल प्लांट का लखनऊ में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कितने टन इसकी क्षमता रहेगी ये हम देख सकते हैं। और इसके द्वारा ब्रिटेन स्थित ट्रैक जो प्रिसीजन सॉल्यूशंस का भारत के रक्षा इकोसिस्टम में औपचारिक प्रवेश भी होगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है वहां देखते हैं। ठीक है, ये वैक्यूम आर्क रिमेल्टिंग, इलेक्ट्रॉन बीम, प्लाज्मा और मेल्टिंग और वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। ये संयंत्र करेगा क्या? भारत को किस प्रकार से हेल्प करेगा? भारत को घरेलू स्तर पर एरोस्पेस ग्रेड सामग्री का निर्माण करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? ये एरोस्पेस प्रिजन कास्टिंग प्लांट है जो सिंगल क्रिस्टल कास्टिंग के उत्पादन को सक्षम करेगा और अच्छे प्रदर्शन करने वाले जेट इंजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होगा इसमें। ठीक है, एरोस्पेस फोर्स शॉप और मिल उत्पादन सुविधा इसमें जो है इसके लिए होगी। ठीक है, ये एरोस्पेस प्रिसिंग मशीनिंग शॉप है जो रेडी टू असेंबल अल्ट्रा प्रिसिजिंग मशीनीकृत घटकों के निर्यात का समर्थन करेगी। ठीक है, इसके बाद हम इधर आते हैं, थोड़ा सा इस हिस्से पे चलते हैं। यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ सकते। देखिए कुछ ही चीज़ें पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा पहल की शुरुआत, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा की पहल की शुरुआत की। अब यूपी एग्रीज क्या है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्योंकि पूछेगा, लिख लीजिए, पूछेगा। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग और AI प्रज्ञा पहल की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्घाटन वहाँ के CM ने किया है, विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बंगा के द्वारा लखनऊ में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? मेन परियोजना अगर कोई शुरू की गई है, अब पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है कि ये रही परियोजना या ये रहा इसका स्टेटमेंट, इसका फुल फॉर्म क्या है, कब लाई गई, इसका उद्देश्य क्या है। तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों में, ठीक है, कृषि में क्रांति लाना और महिलाओं को 30% हिस्सेदारी के साथ लगभग 10 लाख किसानों को लाभ पहुंचाना है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज कर देगा और कंफ्यूज कर देगा। इस परियोजना के अंतर्गत क्या ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है हमें इस परियोजना के अंतर्गत कि राज्य सरकार को 6 वर्ष की अवधि के लिए विश्व बैंक से इतने लगभग करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा, जिसका प्रत्यक्ष लाभ, डायरेक्टली लाभ किसको मिलेगा? किसानों को, किसान संगठनों को, मछुआरों को, कृषि आधारित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के MSME को प्राप्त होगा। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही स्टेटमेंट देगा और 2-3 महिलाओं के बारे में यहाँ डाल देगा और हमें कर देगा कंफ्यूज। ठीक है, इसके तहत 10,000 महिला उत्पादक समूह को जोड़ा जाएगा, 500 किसानों को विदेश भेजकर उन्हें जो अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उनसे उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब AI प्रज्ञा पहल के अंतर्गत क्या है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, AI प्रज्ञा पहल के अंतर्गत राज्य सरकार का लक्ष्य 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, 10 लाख युवाओं को AI तथा अन्य उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकी में शिक्षित करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो AI प्रज्ञा मतलब क्या, जो वहाँ के युवा है ना, लगभग सरकार का लक्ष्य है कि 10 लाख युवाओं को AI से प्रशिक्षित किया जाए या फिर उभरती जो टेक्नोलॉजीज है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, उनसे उनको प्रशिक्षण दिया जाए। इस कार्यक्रम के अंदर अगर मशीन लर्निंग, डेटा एनालिस्ट, ठीक है, साइबर सुरक्षा हो गया, जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रमाणन
प्रदान किया जाएगा। एआई प्रज्ञा पहल को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, राजस्व, सचिवालय, इन सभी विभागों में सहयोग के लिए लागू किया जाएगा। ठीक है, इस पहल में ना केवल ध्यान रखना है, इस पहल से ना केवल युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, बल्कि सरकारी सेवाओं, खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसे मुख्य क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी की जो दक्षता है, उनकी कैपेसिटी, उसमें भी वृद्धि होगी। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, HCL और वाधवानी फाउंडेशन, अमेजॉन, गूगल और वन वी जैसी वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठित कंपनियां भी शामिल होंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार का पहल अगर शुरू किया जा रहा है किसी, तो ध्यान रखना है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जल संरक्षण मुहिम में प्रदेश में गोरखपुर शीर्ष पे रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है और चीजें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ बजट की बात की जा रही है, इससे हर बार 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, एक आध प्रश्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब वित्त मंत्री सुरेश रैना ने इतने से इतने को वित्तीय जो है बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया था। ये बजट कितने अब तक का सबसे बड़ा बजट है, इतना लगभग करोड़ का ये बजट प्रस्तुत किया गया है, जो पहले 2024-25 के बजट से लगभग इतने करोड़ बजट की तुलना में 9.8% कितना है, ज्यादा है। ठीक है, बजट में 22% हिस्सा बुनियादी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए निर्धारित किया गया है, वहीं जबकि 13% बजट जो है शिक्षा के लिए, 11% बजट कृषि के लिए और 6% बजट शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए और 4% बजट जो संसाधन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है उनको निर्धारित करने के लिए यहाँ पर लाया गया है। तो ये आंकड़ा थोड़ा सा एक बार देख लेना। ठीक है, बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग इतना प्रतिशत है। ठीक है, अब राजकोषीय घाटा अगर हम इसके दौरान देखें तो इनका लक्ष्य कितना रखा गया है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बजट में क्या प्राप्तियां और व्यय क्या होगा, ठीक है, व्यय क्या होगा ये देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें कुल व्यय आपका लगभग इतना करोड़ प्रस्तावित है, कुल प्राप्ति आपकी इतना करोड़ है। ठीक है, इसके बाद इसमें इतने करोड़ रुपए के कर राजस्व में प्रदेश का स्वयं का कर राजस्व इतना है और केंद्रीय करों में राज्य का अंश यहाँ पर इतना करोड़ शामिल है। क्लियर है? चलिए इसको हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करके यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। कुछ घोषणाएं भी बजट में होती हैं भाई, सीधी सी बात है, कुछ पूंजी लेखों का व्यय वगैरह भी है यहाँ पर। राजकोषीय घाटा अगर यहाँ पर देखा जाए तो लगभग इतना, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद होगा वो लगभग इतने % होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम वो बात करें और थोड़ा सा स्क्रॉल करें, जो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, वो क्या है कि यहाँ पर कर प्राप्तियों के संबंध में बजट में क्या है, 2025-26 के दौरान राज्य वस्तु और सेवा कर यानी कि स्टेट टैक्स एंड वेट से संबंधित यहाँ पर जो है आबकारी शुल्क इतने करोड़ है, स्टाम्प और पंजीकरण से इतने करोड़ और वाहन कर से इतने करोड़ की प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। मतलब इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि सब आंकड़े याद करना मुश्किल है। अब बजट की कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं किसने की है, बजट के मुख्यमंत्री, सामूहिक विवाह योजना के तहत इतने लाख और विधवा पुनर्विवाह उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए अनुमय सहायता राशि दी गई है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सामूहिक विवाह योजना को यहाँ पर लाया गया है, तो कुछ तो खास होगा, ऐसे ही नहीं उसको दिया गया है। ठीक है, जो प्रदेश में बच्चे रहते हैं उनके हायर एजुकेशन के लिए भी कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए और शिक्षा, उच्च शिक्षा की पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने के लिए बच्चों को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना जो है घोषणा बजट में की गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो जो चीजें हाईलाइट है वो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना है उसको। राज्य सरकार ने इसके लिए क्या किया है कि आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बनाने जा रहा है और इसमें होमगार्ड, पीआरडी जवान, ठीक है, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, संविदा से जुड़े, स्वच्छता से जुड़े सभी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत 5 लाख तक का निःशुल्क चिकित्सा का लाभ देने की घोषणा की गई है। जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड भी बनवाए जाएंगे, जिसमें 5 लाख निःशुल्क इलाज के लिए जो चल रही थी योजना, वो कर्मचारियों के मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड भी यहाँ पर बनवाए जाएंगे। तो ये क्या है, घोषणा है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट आया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम और देखते हैं और चीजें क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक्सप्रेसवे वगैरह को हमने देखा है। और प्रदेश की आर्थिक स्थिति देखें तो यहाँ पर क्या दी गई है, लखनऊ में, यहाँ पर देखिए लखनऊ के जो स्थित अटारी कृषि प्रक्षेप में जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क की स्थापना का प्रस्ताव रखा है और प्रत्येक कृषि मंडी में माता शबरी के नाम पर कैंटीन और क्या होगा, विश्रामालय स्थापित किया जाएगा। रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना को भी 400 करोड़ की स्थापित किया जाए। माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावास का प्रस्ताव है। तो जितने भी ये योजनाएं
और जो घोषणाएं की गई हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लेना है। हर चीज़ तो देखिए याद नहीं की जा सकती, कुछ कुछ चीज़ों को सिर्फ नज़र से गुजारना है ताकि चीज़ें मिस ना हो, ठीक है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना कहाँ, लखनऊ में की गई है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। क्लियर है। राज्य सरकार द्वारा प्रवेश में 4 नए एक्सप्रेसवेज का निर्माण लिया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे, कौसिया जनपद हरदोई वाया फरुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हर चीज़ क्या होता है ना, आप समय कम है तो हर चीज़ को हम याद नहीं रख सकते। बस मेरा मकसद ये कि एटलीस्ट आपकी नज़रों के सामने आए और थोड़ा सा वो गुजर के जाए, ताकि आप जब उसे पढ़ें तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस, ये सब हमने अभी इसमें देखा ही है। जो बहुत खास है उस जिससे प्रश्न बनने की संभावना है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। जो धनौरी वेटलैंड क्या है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धनौरी वेटलैंड के रूप में अधिसूचना के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, ये इसमें क्या क्या, गौतम बुद्ध नगर जिले उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट के पास ये स्थित है और अलग अलग प्रकार के पक्षी प्रजातियां जिनमें लुप्तप्राय सारस क्रेन भी शामिल है। ठीक है, तो क्या है ये धनौरी वेटलैंड जो है, इसमें पक्षी प्रजातियां जिनमें लुप्तप्राय सारस क्रेन भी शामिल है, इसके लिए एक महत्वपूर्ण आवास बनाया गया है। और लेकिन एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रक्रिया में देरी पर चिंता व्यक्त की। प्रस्तावित धनौरी आर्द्र भूमि इतने हेक्टेयर में विस्तृत है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायो पॉलीमर प्लांट लगाया गया है। आइए समझते हैं क्या है, कब लगाया गया है। वहाँ के सीएम के द्वारा लगाया गया है लखीमपुर खीरी जिले में। ठीक है, कुंभी में भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई। कहाँ रखी गई, ध्यान रखना है। इससे कुंभी में स्थित मौजूदा चीनी फैक्ट्री के बगल में रणनीतिक रूप से स्थापित किया गया है, जिससे संचालन में समन्वय और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को बढ़ाया जा सके। इस वजह से इसको लाया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि पारंपरिक प्लास्टिक को बायोपॉलीमर में परिवर्तित कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ पर लाया गया है, आपका लखीमपुर खीरी कुंभी में। ठीक है, यहाँ पर चीनी फैक्ट्री के बगल में रणनीतिक रूप से इसको स्थापित किया है। उद्देश्य क्या है कि पारंपरिक प्लास्टिक को बायो जो है पॉलीमर में परिवर्तित करके पर्यावरण के संरक्षण में मदद प्रदान करना है। यूपी का एक अच्छा प्लान है, ये अच्छा प्लांट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये जो इम्पोर्टेंट वो देखते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण आरंभ किया गया है लखनऊ में, ये आप देख सकते हैं लखनऊ में किया गया है, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र जो है खोला गया है कानपुर देहात में। ठीक है, इस मशीनों में प्रेजेंट टाइम में दक्षिण कोरिया, चीन, यूरोप आयात करना पड़ता है। इन मशीनों की आयात में 40,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है और आने वाले दिनों में 4 लाख करोड़ तक ये पहुंच सकता है। ठीक है, इस तरह की परियोजना चालू होने से देश भर में टेक्सटाइल कंपनियां इस तरह की मशीनें आयात करने की जगह उत्तर प्रदेश से प्राप्त कर सकेंगी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये अगर देखा जाए तो। ठीक है, कर सकेंगे। लखनऊ में बन रहे मेगा मित्र जो टेक्सटाइल पार्क है, उसमें 10 अन्य टेक्सटाइल पार्कों में अपनी परियोजना लगाने वाले निवेशकों की मांग इससे पूरी होती रहेगी। तो हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, यानी कि आत्मनिर्भर भारत होने की यहाँ पर बात कही जा रही है। ठीक है, अब ये जो है 10 नए टेक्सटाइल पार्क की घोषणा कहाँ पर की गई है, यूपी में, तो यहाँ पर की गई है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, उसको बाद देख लेते हैं। चलो ये इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, अब यहाँ पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश की यहाँ पर हमने देख लिया, ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर ली, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के 3 हेरिटेज इमारतें होटल के रूप में परिवर्तित होंगी। कौन कौन सी, बस इतना इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कौन कौन। लखनऊ की रोशन दौला, छतर मंजिल और मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार किला। तो याद रखना है कि जो हेरिटेज इमारतों में कन्वर्ट होगी वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, वाराणसी और प्रयागराज के मिलाकर क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन की योजना है। 7 जिले, इसमें 5 जिलों के इन दोनों के बीच में आने वाले 5 जिलों को शामिल करते हुए प्रस्तावित प्राधिकरण में कुल 7 जिले जो है शामिल होंगे, जैसे प्रयागराज, वाराणसी के अतिरिक्त चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही होंगे। इनका कुल क्षेत्रफल इतने हजार वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का होगा। यहाँ पर स्पष्ट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए राइज ऐप लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है आइए समझिए। क्योंकि अपने टीकाकरण कार्यक्रम को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, लोगों तक इसकी सही पहुंच करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इनहांसमेंट ऐप लॉन्च किया गया। राइज, ध्यान रखिए, राइज का फुल फॉर्म भी हो सकता है, पूछ लें, क्योंकि यूपी में इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या, इस प्लेटफॉर्म पर स्टाफ नर्सों, सहायक नर्स होंगी, ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए विकसित किया गया, जिससे वे बच्चों के नियमित टीकाकरण की निगरानी कर सके, उनका प्रबंधन कर सके और अधिक दक्षता से इस पे काम कर सके। अब इस ऐप को, राइज ऐप को लॉन्च करने का कारण क्या है,
उद्देश्य है कि टीकाकरण के कवरेज को बढ़ाना, टीकाकरण से बचने वाले परिवारों की पहचान करना और समुचित टीकाकरण सुनिश्चित करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइज ऐप एक डिजिटल प्रशिक्षण और निगरानी के लिए इसको बनाया गया है, ये तो हम समझ ही रहे हैं सारी चीजें। वाराणसी में बनेगी डॉल्फिन सफारी, ये दिख रहा है आपको, वाराणसी में बनेगी। इसके ऊपर भी इम्पोर्टेंट, प्रदेश में रडार फैक्ट्री एक खोली जा रही है, कहाँ खोली जा रही है बस वो देख लीजिए। ठीक है, विजहामई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इतने करोड़ रुपए लागत पे रडार बनाने की कोशिश की जा रही है, स्थापित किया जा रहा है। ये फैक्ट्री भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही है। इंपॉर्टेंट नीचे नया टॉपिक है, वाराणसी में बनेगी डॉल्फिन सफारी। कहाँ बनेगी? वाराणसी में बनेगी, लखनऊ मत करके आ जाइएगा। इस सफारी को जिले की कैथी से ढलवा गांव के बीच में स्थापित किया गया है, और कैथी से डलवा गांव के बीच डॉल्फिनों की सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है। तो यूपी में डॉल्फिन्स की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पाई जाती है, वो आप देखेंगे कि कैथी से ढकवा गांव के बीच डॉल्फिन्स की संख्या ज्यादा पाई जाती है। और गंगा नदी के डॉल्फिन संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार संगठन ने डॉल्फिन मित्र की नियुक्ति कर रखी है, क्योंकि डॉल्फिन जो है आप देखेंगे यूपी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिहाज से। टीकाकरण शेड्यूल और सत्र यूपी विधानसभा अनुवादिक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है। तो इसमें क्या है कि सदस्यों को अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली, अंग्रेजी में अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है। ये इस पहल का उद्देश्य है क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना और लोगों को कनेक्ट करना, सामुदायिक रूप से उनको एकता को स्थापित करना, ताकि एक दूसरे के साथ समझ सके, क्योंकि भाषा बहुत बड़ा माध्यम होता है, ठीक है, अपनी बात रखने का। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में अवधी, ब्रज और भोजपुरी, बुंदेल का अंग्रेजी के अनुवाद के रिहर्सल की समीक्षा भी की है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है थोड़ा सा, इसको हम और कवर करेंगे जब हमारा अभी आई दृष्टि आ जाएगा ना, उसमें बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो क्लासेस हम लाइव लेंगे जिसमें हम ई दृष्टि के टॉपिक्स को कवर करेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि 15 दिन में हमें पूरी बुक खत्म करनी होगी वो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है इसको देख लेते हैं। ये हम इसको उसमें कवर करेंगे, ये अभी इसको यहाँ नहीं देखते वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो पढ़ा है बस उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है, बेसिकली ये समझने की जरूरत है। ठीक है, बिहार की तो अभी आवश्यकता ही नहीं है अभी। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर क्लियर है। इसके साथ साथ जो घटना चक्र का जो PYQs है उसको मैं कोशिश करूंगी कल थोड़ा सा उसके साथ ऐड ऑन करके पढ़ा दूं आपको, ताकि चीजें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहाँ पर इतना ही रखते हैं। और अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो संकल्प से सफलता के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि 2 बजे एक और प्रोग्राम आता है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आज हम एंशियंट हिस्ट्री के न केवल बौद्ध और जैन के धर्म को पढ़ेंगे, बल्कि उसके जो PYQs आ चुके हैं घटना चक्र कैसे सॉल्व करेंगे, ताकि सत्य को प्रमाण मिल जाए। ठीक है, संकल्प से सफलता अंडररूट अपडेट्स, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको फॉलो कर लें। यहाँ पर डेली आपको करंट अफेयर्स, क्विज हो गया, या UPPSC या UPSC से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट्स होंगे सारे अपडेट्स मिलेंगे। शिल्पी वर्मा ये 22 जो मेरा है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जल्द मिलते हैं एक और सीरीज के साथ। रात को 8 बजे मैं लाइव आती हूँ मंडे टू फ्राइडे, जिसमें हम करंट अफेयर्स विद स्टैटिक पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, जरूर आइएगा। धन्यवाद।